morning, everybody. So we are trying on teach me, but it is not possible because of the camera quality. So we will continue with Zoom. Every time we will take the lecture only on the Zoom. Okay, but you have to submit your all assignment on the Teachmeet app. Okay, as well as whatever the next notification, all will be on the Teachmeet. Okay, so yesterday or in last lecture we completed the anatomy of animal and plants. Only 43 students submitted their DPP4. I have 76 student registration on the Teachmeet app, and only 43 students are submitted there. That is homework. Okay, so you have time up to the 12 p.m. No problem. You have to submit that up to the 12 p.m. So we will continue with our next topic. Lastly, we completed the anatomy. Now we are starting the physiology. Okay. Already I given you definition of the physiology. So what is the definition of physiology? I already introduced the during anatomy. Can you tell me the definition of the physiology? Study of function of organ system. Study of function of organ system. Then anyone? Branch of botany related with study of internal structure of plants. Mayur Rode, but not only for the plants, because physiology related to the biology. So you have to think about both plant as well as animals. Then next. Study of Yes. function of organ system. Study of function of organ system. Abhijit. Only three students give me the answer. You can give the answer on the chat box also. Okay, so the physiology, as you given the definition, that is the study of function of organ systems of the organisms. So organism के बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम जो फंक्शनिंग करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, मतलब एक्चुअल फंक्शनिंग जो होगा, ये फंक्शनिंग ये कंप्लीट सिस्टम का होगा. तो कंप्लीट सिस्टम का फंक्शनिंग ये एक थिंग है, और सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन का फंक्शन ये अदर थिंग है. ठीक है, लेकिन फंक्शन इज बेस्ड ऑन इट्स मेटाबॉलिज्म. जो भी फंक्शन होता है इसका, हर फंक्शन मेटाबॉलिज्म के बेसिस के ऊपर होता है. ठीक है, तो जैसे ऑर्गन काम करेगा वैसे उसका फंक्शन होगा. ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ देयर ओन ऑर्गन सिस्टम्स. हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वहां पर उसकी खुद की ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक काम करता है. तो अब हम ये जो फिजियोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे और एनिमल्स के अंदर भी देखेंगे अलग अलग. तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स. Someone on their mic. Okay. Physiology of plants. तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, whether it is plant or animal, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, हर ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल फंक्शनिंग शो करता है. Without their internal functioning, that organism cannot be work or active.
उसके इंटरनल फंक्शनिंग के सिवाय, इंटरनल फंक्शनिंग अगर ना हो तो वो ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्लांट का इंटरनल ऑन फंक्शन उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्लांट्स है तो वो इंटरनल कौन से सिस्टम कंसिस्ट करते हैं, ये तो ऑर्गन सिस्टम। वैसे प्लांट है तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन टिश्यूज जो होते हैं इनके अंदर, इन टिश्यूज में फिजियोलॉजी के लिए स्पेसिफिक पार्ट बनाए। जैसे जैसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे दैट इज, अब फिजियोलॉजी अगर हमको प्लांट्स के अंदर देखना है तो हमको उसके फंक्शनिंग के बेसिस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो फंक्शनिंग के अंदर टिश्यूज कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये हमको फिजियोलॉजी के अंदर देखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एनिमल देखते हैं तो हम स्पेसिफिक सिस्टम से जाएंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्पेसिफिक सिस्टम से जाएंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसे नहीं होता है, तो प्लांट्स के अंदर हमको फंक्शंस के बेसिस पर जाना पड़ेगा। तो फंक्शंस के बेसिस के ऊपर डिफरेंट फिजियोलॉजी प्लांट्स के अंदर होती है, वो कौन कौन सी है? तो एक तो प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को पूरा करने के लिए देयर इज एन टिश्यू, वहां पर कुछ टिश्यू इसके अंदर काम कर रहे हैं। उसके अंदर दूसरी चीज इसके अंदर ऐसी है दैट इज ए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन, तो स्पेसिफिक सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व है। फिर आगे हम जाएंगे दैट इज रेस्पिरेशन, ये भी एक फंक्शन है। प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट के सेल के अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं या सॉरी जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इन फंक्शनिंग को कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस और एक फंक्शन मुझे चैट बॉक्स के अंदर मिला था दैट इज ए मिनरल न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस तो सौरभ ने कहा, और एक है दैट इज एन मिनरल न्यूट्रिशन। इसके पहले टोटल 13 चैप्टर्स जो 11th के अंदर आपको स्टडी करना है, 11th और 12th के अंदर, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अब आपके सामने सीरियली 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स आ गए। वैसे तो हम फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो उसके मैंने तुम्हें यहाँ पर फंक्शंस बताया, हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी, और उसके मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बताया, फंक्शंस बताया है। लेकिन आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर ये सेपरेट चैप्टर स्टडी करना है, जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये अलग अलग चैप्टर्स आपको सेपरेट स्टडी करना है। तो वो 13 के अंदर हमने क्या किया, ये 5 चैप्टर्स को ऐड कर दिया, टोटल 18 चैप्टर हो गए। ये सारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके सामने। तो अब ये हर एक फंक्शनिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब प्लांट की ग्रोथ होना है, ग्रोथ मतलब क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट इज चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट्स ग्रोथ। उसके शेप में उसके साइज में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट में इंटरनल होता है, तो अगर बॉडी बढ़ना है तो उसके पहले सेल की साइज बढ़ेगी, पहले सेल डिवाइड होगा, फिर सेल की साइज बढ़ेगी, और फिर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वहां पर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल डिवाइड हो रहा है और उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसके साथ जो बॉडी ग्रो हो रही है तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के कुछ फेजेस होते हैं, ग्रोथ के कुछ फेजेस होते हैं, और ग्रोथ में डायरेक्ट सेल इन्वॉल्व होता है। Saurabh saying plant growth is indeterminate as they retain the capacity of that is division or capacity to grow। तो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो डिवीजन के अंदर, सॉरी ग्रोथ के अंदर हम सेल लेवल पर चले जाते हैं,
और सेल यहाँ पर ग्रोथ में कैसे इन्वॉल्व होता है उसके स्टेप के अंदर हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लांट ग्रोथ ये 3 स्टेप में होता है। ग्रोथ इज इन 3 स्टेप। कैसे? तो पहले होगा सेल डिवीजन, फिर होगा सेल ग्रोथ, सेल एनलार्जमेंट, और फिर होगा दैट इज सेल मैचुरेशन। अब ये सेल जिस टिश्यू के अंदर होगा उस टिश्यू के अंदर के सेल बढ़ेंगे, उस टिश्यू का एनलार्जमेंट होगा और उस टिश्यू का मैचुरेशन होगा। ठीक है। सेल डिवीजन, तो यहां पर डिवीजन के लिए कौन से सेल लगेंगे? टेल मी which type of cells, which type of tissues are required for the purpose of division? Tell me fast. Saurav saying meristematic, Vaishnavi saying multicellular cells. Finished? 2 ही लोग एक्टिव हैं। Somebody saying meristem. Permanent tissues. Vaishnavi saying permanent tissue. But Vaishnavi, we already studied that permanent tissue lost the ability of division. Correct, na? Yes, sir. Sorry. Nalkar saying meristematic tissue. So the correct thing is that Anup saying complex tissue. Complex tissue is a permanent tissue, Anup. So division, that is ability of division only present in meristematic tissue. We already studied this. Okay. Sakshi saying meristematic. So cell division किसके थ्रू होगा यहाँ पर? मेरिस्टेम के थ्रू होगा। ठीक है। एनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन, इसे हम इलॉन्गेशन फेज भी कहते हैं, इसे हम एनलार्जमेंट फेज भी कहते हैं। तो एनलार्जमेंट जब होता है तो सेल ग्रो होती है। जब एनलार्जमेंट होता है तो सेल क्या होगी? सेल इंक्रीज इन साइज। यहां पर सेल साइज में बढ़ती है। अब आप लोग देखो, एक पार्ट है प्लांट का, ये छोटा सा पार्ट मैंने यहां पर ले लिया, ऐसे समझ लीजिए छोटा सा पार्ट है प्लांट का। तो इस पार्ट से मैंने सेल ले लिया और ये सेल अब पहले फेज में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो इस पार्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। याद रखो, इस पार्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर इंपैक्ट होगा तो स्लाइटली इंपैक्ट होगा, मतलब थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे थोड़ा बढ़ेगा। समझ में नहीं आएगा कितना बढ़ा है, कितनी ग्रोथ होगी। अब ये जो डिवाइड हो रहा है सेल में, अगर ये सेल एनलार्ज हो गया, देखो अगर ये सेल एनलार्ज हो गया, जब ये सेल एनलार्ज होता है तो उस वक्त में आपको इस पार्ट के अंदर ऐसी ग्रोथ दिखी। देखा आपने, इतनी ग्रोथ हो गई यहां पर। तो सेल एनलार्जमेंट के अंदर ग्रोथ का स्पीड जो है वो एक्सेलरेट होता है, मतलब ज्यादा होता है, और जब डिवीजन होती है तो स्लो होता है। ठीक है। लेकिन जब सेल एनलार्ज होता है तो एनलार्ज होने के बाद सेल चला जाता है मैचुरेशन के अंदर, मतलब देयर इज एन डिफरेंशिएशन। यहां पर क्या होगा? सेल का डिफरेंशिएशन होगा। जब सेल डिफरेंशिएट होता है, सेल डिफरेंशिएट and lose their ability to divide, सेल डिफरेंशिएट होगा और वो अपनी डिविजनल एबिलिटी क्या करेगा? लूज करेगा। तब इट बिकम मैच्योर्ड, तो ये मैच्योर होगा।
ठीक है, मैच्योर्ड जब होगा तो केम इन फंक्शन, तो अब ये आ गया फंक्शन के अंदर। जब ये मैच्योर्ड होगा तो ये क्या होगा, इट्स केम इन द फंक्शन। अच्छा ये नीचे आ गया तो इसको आप समझ लो, ये यहां पर मैंने फंक्शन लिखा, इट केम्स इनटू द फंक्शन। तो मैच्योरेशन जो होता है, तो इस मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा, लूज द डिविजनल एबिलिटी, lose the divisional ability, and that is come into the function। तो अब यहां पर ग्रोथ नहीं दिखेगी, यहां पर स्टैंडिंग कंडीशन होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। तो अगर मैंने इसको ग्राफिकली अगर बताया आपको ग्रोथ को, मतलब इन ग्रोथ के फेजेस को अगर ग्राफिकली अगर यहां पर ले ली, तो आप देखो यहां पर, तो ये टाइम पीरियड है और ये ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ है, और यहां पर मैं टाइम टी लेता हूं, ये टाइम टी और यहां पर जी ग्रोथ लेता हूं। तो पहले क्या होगा, सेल डिवीजन के अंदर सेल स्लोली डिवाइड होगी, स्लोली ग्रो होगी ऐसे, ठीक है। अब जब मैच्योरेशन होता है तो ये फास्ट होगा, सॉरी एनलार्जमेंट होता है तो ये ऐसे फास्ट होगा, ठीक है। और जब मैच्योरेशन होता है तो ये ऐसे स्लो हो जाएगा, स्लो मतलब स्टेडी हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ बना, यहां पर जो ग्राफ बना वो एस शेप बना, इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मॉइड कर्व। तो ग्रोथ में ऐसा इस तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फेजेस चलते हैं। तो पहले फेज के अंदर जब ग्रोथ स्लो होती है तो उसे हम कहेंगे लैग फेज, सॉरी लॉग फेज, ठीक है। अब जब फास्ट होती है तो उसे हम कहेंगे लैग फेज, और जब स्लो होती है तो उसे हम कहेंगे स्टेडी फेज या तो स्टेशनरी फेज। उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज, लैग लॉग स्टेशनरी फेज, ठीक है। मैंने यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, ये पहले लैग आएगा और फिर लॉग आएगा और फिर स्टेडी आएगा या तो स्टेशनरी आएगा। तो ये हुआ आपकी ग्रोथ, इस तरीके से ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के अंदर मेनली जो पार्ट होता है प्लांट का, उस पार्ट के अंदर प्रेजेंट जो सेल होते हैं वो सेल ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा ये ग्रोथ करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है, तो ये ग्रोथ करने के लिए हमने पहले भी देखा है, तो अच्छा ग्रोथ करने के लिए नहीं देखा हमने, ट्रांसपोर्ट देखना है हमको। तो ग्रोथ करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है, तो ग्रोथ करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन the cell or tissue get the various nourishment material like nutrients, water, minerals। क्या क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। तो इनको लेकर सेल ये अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए से, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी थ्रू क्या होगा, यहां पर ग्रोथ की जाएगी। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी वाटर है, देन मिनरल्स है और फूड है, तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ये तीन चीजें, ये तीन कंपोनेंट प्लांट के हर पार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब ये तीनों ही कंपोनेंट हर पार्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वह हर पार्ट अपने अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करके वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और ये इतना ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और है, दैट इज एन हार्मोन्स, जिसे हम कहेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये भी जो कि वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी प्रोवाइड जो करना है यहाँ पर, तो ये भी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन डिफरेंट होते हैं। तो हमको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जब आप 11th में स्टडी करोगे तो उस वक्त आपको टाइप ऑफ हार्मोन स्टडी करना है। ऑलरेडी आपने 10th या 12th के अंदर, सॉरी ऑलरेडी आपने 9th या 10th के अंदर इन हार्मोन्स को स्टडी किया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब मैं इरेज कर लूं।
Is it done? Okay. So different type of hormones which are involved in the growth and development, we call them growth regulators. तो हम उन्हें growth regulators कहते हैं. So growth regulators are the chemical substances. Growth regulators are the chemical substances. Chemical substances which are used, to regulate the growth. ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन ग्रोथ रेगुलेटर की. तो प्लांट्स के अंदर हम इसे कहते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट्स के अंदर हम इसे क्या कहते हैं? पीजीआर, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है, तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये डिवाइड हो गए दो पार्ट के अंदर. कुछ ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रोमोटर्स. उसे हम क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स. और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. अगर प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन है और फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, मिनरल्स वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे. तो ऐसे प्रमोटर और इनहिबिटर इस फॉर्म के अंदर ये रेगुलेटर्स काम करते हैं. प्रमोटर तीन है, आप बता सकोगे मुझे? टेल मी द नेम ऑफ द प्रमोटर्स. यस, कैन यू टेल मी? नो? ओके, चलो ये नया होगा आपके लिए अभी. सो प्रोमोटर्स के अंदर आएगा आपका ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन. इसके सिर्फ नाम आपको याद रखना है, अभी मैं इसको डेप्थ में नहीं लूंगा. अच्छा, आया नाइट्रोजन, जिब्रेलिन. ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन. ठीक है. अच्छा, इनहिबिटर के अंदर दो आते हैं, उसमें से एक होगा. Any answer from you? Yes? No? चलो, उसमें एक आएगा आपका एब्सिसिक एसिड, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं ABA. साई गिवन द आंसर इथिलीन. वेरी गुड. इथिलीन, दैट इज इनहिबिटर. तो इसमें से इथिलीन जो है इसमें से, तो ये इथिलीन प्रोमोटर भी कहलाता है और इसे इनहिबिटर भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट 3 ग्रोथ रेगुलेटर्स. और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ के अंदर. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, अब आगे का पॉइंट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इज इट डन? ओके. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब ये सारे पार्ट मैंने जो आपको यहां बताए, वाटर, मिनरल्स, फूड, हार्मोन्स, ये सब कंपोनेंट प्लांट के हर पार्ट को पहुंचाना है. ठीक है. प्लांट के हर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? एवरी पार्ट कैन ग्रो. दे मेटाबोलाइज दैट ऑल कंपोनेंट एंड विल बी ग्रो. तो स्पेसिफिक सिस्टम इसके लिए काम कर रही है. प्लांट हैव ए डिस्टिंक्ट मस्कुलर सिस्टम. वेरी गुड सौरभ. तो प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम इसके लिए काम कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ए वस्कुलर सिस्टम. क्या काम कर रही है यहां पर? वस्कुलर सिस्टम. और ये वस्कुलर सिस्टम दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बनी है. ये वस्कुलर सिस्टम कैसे बनी है? दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बनी. कैसे? तो उसमें से एक है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम. एक है जाइलम और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका फ्लोएम. ठीक है. तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है, मैं इसके पहले भी आपको बताया. जाइलम वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है. ठीक है. नालकर गिवन द आंसर. एंड फ्लोएम कंडक्ट द फूड मटेरियल, also hormones.
ठीक है, तो ये फ्लोएम का काम है। फ्लोएम वैसे स्पेसिफिकली फूड मटेरियल के लिए ही लिया जाता है। तो ये इनके अपनी कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं इंटरनली। इनके जो सेल्स होते हैं, अब समझो ये एक सेल ले लो आप, ये सेल के बीच में ऐसी प्लेट होगी और उसमें से पोर्स होंगे, फिर दूसरी सेल इसके साथ कनेक्ट होगी, फिर बीच में ऐसी प्लेट होगी, उसके अंदर ऐसे पोर्स होंगे, फिर तीसरी सेल यहाँ पे कनेक्ट होगी। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ऐसे होते हैं। अब फ्लोएम अगर हो गए तो ये ऐसे सीव ट्यूब बनेंगे, ठीक है, और अगर जाइलम हो गए तो ये ऐसे वेसल्स हो गए, इन्हें हम जाइलम वेसल्स कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे अदर सेल्स इसको सपोर्टिव है, अगर जाइलम है तो जाइलम पैरेन्किमा और ट्रैकिड्स उसको सपोर्टिव है, अगर फ्लोएम है तो फ्लोएम पैरेन्किमा और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उसको सपोर्टिव है। ध्यान याद रहेगा आपको, अगर जाइलम है तो इस कंडक्टिंग सिस्टम को जाइलम पैरेन्किमा और जाइलम ट्रैकिड्स क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्किमा और कंपेनियन सेल्स इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। हमने इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर अलग अलग सेल्स, तो मैंने ये एक सेल आपको बताया, अगर जाइलम है तो ये जाइलम वेसल है, तो ये एक वेसल, ये दूसरी और तीसरी। अगर ये फ्लोएम है तो इसे कहेंगे हम सीव सेल्स, दैट इज सीव ट्यूब। ठीक है, ये एक होगा, ये दो, ये तीन, और इनके अंदर ये बीच में प्लेट्स होते हैं जहां पर पोर्स होते हैं और मटेरियल ऐसे कंडक्ट किया जाता है। इस तरीके से मटेरियल क्या होगा, कंडक्ट होगा। अगर जाइलम है तो एक ही डायरेक्शन होगी, और अगर फ्लोएम है तो आपको दोनों डायरेक्शन मिलेगी। अगर फ्लोएम है तो आपको दोनों डायरेक्शन मिलेगी, और अगर जाइलम है तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगी, यूनिडायरेक्शन। ठीक है, सो जाइलम कंसिस्ट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड फ्लोएम कंसिस्ट द बाइडायरेक्शनल फ्लो और द मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। याद रहेगा आपको, जाइलम कंसिस्ट यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, और फ्लोएम कंसिस्ट बाय डायरेक्शनल फ्लो। अब यहां पर और एक थिंग है, इसमें से ट्यूब नहीं बनी, याद रखो आप, डायरेक्ट ट्यूब नहीं है नीचे से ऊपर तक या तो ऊपर से नीचे तक, ऐसे डायरेक्ट ट्यूब नहीं है। यहाँ पर यहाँ सेल कनेक्टेड है, यहाँ क्या है, सेल्स कनेक्टेड है, मतलब मटेरियल सेल टू सेल जाएगा। समझ में आ रहा आपके, मटेरियल कैसे जाएगा, सेल टू सेल फ्लो होगा, नॉट डायरेक्ट एज लाइक ट्यूब। वैसे नहीं होगा, ट्यूब बनती है लेकिन ट्यूब के अंदर ये बीच में फ्लक्चुएशन है और ये सिर्फ सेपरेट सेल्स है। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जब मटेरियल जाना है तो यहाँ कुछ फिजिकल प्रोसेस लगते हैं, इट रिक्वायर्स सम फिजिकल प्रोसेसेस। सो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू फिजिकल प्रोसेसेस। यहाँ पर दो फिजिकल प्रोसेस की जरूरत है, वो क्या है, तो ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होगा दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सौरभ सेइंग मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कैन आइदर बी पैसिव और एक्टिव। तो एक होगा पैसिव और एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज नहीं करता, इट डू नॉट यूजेस द एनर्जी, मींस विदाउट एनर्जी ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा विदाउट एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विथ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विथ एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट होगा, अब यहां विदाउट एनर्जी, तो विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे पॉसिबल है? तो विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, उसके लिए स्पेसिफिक फिजिकल प्रोसेस है। तो क्या क्या है उसमें फिजिकल प्रोसेस? एक है आपका डिफ्यूजन, एक है आपका क्या है? डिफ्यूजन। उसके बाद दूसरा है, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस, और तीसरा है इम्बाइबिशन। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस और तीसरा है इम्बाइबिशन, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इन शॉर्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट आपके समझ में आ गया? यहां तक आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो ठीक है, टाइम भी फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर सिर्फ जूम पर होगा, या तो आगे चलकर हम यूट्यूब पर जाएंगे, लेकिन टीचमिंट पर नहीं जाएंगे। लेकिन टीचमिंट
टीचमेंट पर आपको सबमिशंस करने हैं सब, ठीक है। टीचमेंट पर आपको क्या करना है, सबके सब सबमिशंस करने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।